आप सभी लोग को एसआरपी क्लास पे स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल 2026 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 36 नंबर वीडियो है। हम बायोलॉजी के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हमारा एम्स, यूपी सीनेट, यूपी सीपेट, यूपी गेट और अन्य स्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अभी वीडियो 35 में क्या कहते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और उसके कुछ पहले वीडियो एक नर्सिंग के टॉप 80 एमसीक्यू कराए थे। नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू हमने पीवाईक्यू कराया था। अगर आप लोग कहिए तो मैं थ्योरी का क्लास भी करा सकता हूँ। अगर आप लोग कहिए तो मैं इस पर थ्योरी का क्लास भी करा सकता। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप लोग कहिए, हम उसका सारा इंग्लिश या नर्सिंग सारा थ्योरी क्लास करा सकते हैं। आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि आप लोग को किस चीज़ का क्लास चाहिए, तो हम उसके हिसाब से आप लोग को क्लास करा देंगे। तो हम आज बायोलॉजी की टॉप 30 एमसीक्यू देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ जाइए। और ये एसआरपी क्लास का लोगो है जो यूट्यूब चैनल पर 3 PM पे वीडियो अपलोड हो जाती है। डेली 3 PM पे आप लोग को नया वीडियो डेली मिलता है। ठीक, आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखता होगा। कह रहा कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, कह रहा किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या हो। कह रहा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एल्वोलाई है, ग्लोमेरुलस है। तो न्यूरॉन जो होती है ये तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती हैं। एल्वोलाई में क्या होता है, एल्वोलाई में हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। गैस जो हम सांस लेते हैं, गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, गैस का हमारा एक्सचेंज हमारा एल्वोलाई में ही होता है, एल्वोलाई में ही होता है। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो किडनी की क्रियात्मक इकाई हमारा नेफ्रॉन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी। कह रहा कि कौन सा हार्मोन है शरीर में सोडियम और पोटेशियम संतुलन को नियंत्रित करता है। जो शरीर में पोटेशियम और सोडियम को संतुलित कौन करता है। इंसुलिन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है, थायरॉक्सिन करता है, या कार्टिसोल करता है। इंसुलिन हमारे पेनक्रियास से निकलता है, जो हमारे क्या कहते हैं बीपी के लिए, बीपी शुगर की जिम्मेदारी होती है इंसुलिन, जो बीपी वाली होती है। थायरॉक्सिन से T3 T4 हार्मोन निकलता है। तो ये जो एल्डोस्टेरोन होता है, ये एल्डोस्टेरोन ही हमारा सोडियम और पोटेशियम के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रॉसिंग ओवर अगर ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में, मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में, या एनाफेज या टीलोफेज। तो देखो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर ये हमारा प्रोफेज की फर्स्ट अवस्था में होता है, प्रोफेज के फर्स्ट अवस्था और मियोसिस में होता है। तो लिए इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द जेनेटिक्स मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। ये यूपी सीनेट 2024 का क्वेश्चन है। ये यूपी सीनेट 2024 का क्वेश्चन है कि कहता है रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। जो रेट्रोवायरस होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, या बोथ डीएनए एंड आरएनए होता है। तो जो रेट्रोवायरस होता है उसका हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक कैसे हैं, डीएनए को डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल,
कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्गी बॉडी? तो जो गोल्गी बॉडी होता है ये कोशिका का परिवहन में सहायता करता है। कोशिका के परिवहन में कौन सहायता करता है? तो गोल्गी बॉडी करता है। ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? कोशिका का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? तो गोल्गी बॉडी कराता है, गोल्गी बॉडी कराता है। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। ठीक। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम लोग को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम हमारा 70S का होता है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम हमारा 80S का राइबोसोम होता है। ठीक। तो इसके द पावर हाउस ऑफ सेल कौन हो जाएगा? तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट? निम्नलिखित में कौन सा पौधा C4 पौधा होता है? वीट होता है, मैजिक, राइस या पी? तो इसका C4 प्लांट में हमारा कौन सा आता है? मैज। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? थायराइड होती है, लीवर होती है, पेनक्रियाज होती है, एड्रीनल होती है? तो एड्रीनल ग्रंथियाँ कहाँ होती है? हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है, जिससे हम इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। एड्रीन से एड्रीन हार्मोन निकलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक। तो पेनक्रियाज से हमारा क्या निकलता है? पेनक्रियाज से हमारा इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। पेनक्रियाज से हमारा इंसुलिन निकलता है जो बीटा सेल से निकलता है। पेनक्रियाज से इंसुलिन जो बीटा सेल से निकलता है। लीवर से हमारा क्या निकलता है? बाइल निकलता है, बाइल निकलता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है? बाइल हमारा जो स्टोर होता है वो हमारा गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल हमारा स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल हमारा स्टोर होता है। और लीवर से क्या निकलता है? लीवर में जो लीवर होता है उसे पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लीवर डोनेशन वाले व्यक्ति को लीवर की ऐसा ये नहीं हो कि उसे किसी और से लीवर ले, लीवर पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो लीवर में क्या होता है? जनरेशन पावर जो होता है, रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो थायराइड जो होता है ये बच्चों में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि ये बचपन में, अरे सॉरी, थायराइड ये मानव शरीर की सबसे अंत लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये अंत लार्जेस्ट ग्लैंड है। मानव शरीर की अंत लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा शरीर का क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथियाँ लीवर होती, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान है? राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है, एक SER होता है, एक RER होता है। SER का मतलब क्या होता है? SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है, फैट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण कहाँ होता है? स्मूथ पे होता है। लेकिन रफ में हमारा क्या होता है? रफ में हमारा प्रोटीन पाया जाता है, रफ में हमारा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। गोल्गी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी को हमारा परिवहन में मदद करता है, सेल के परिवहन में मदद करता है, सेल के परिवहन में मदद करता है। ठीक। और प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण हमारा राइबोसोम पे होता है, जो SER के पार्ट पे होता है। तो इसका लिए इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द फोसिल्स इज नोन हैज, जीवा समूह का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी?
तो साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन कहाँ होता है? कोशिका अध्ययन जो होता है, कोशिका अध्ययन जो हमारा होता है साइटोलॉजी में होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। तो जियोसम का अध्ययन हमारा पेलेनेटोलॉजी में होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, फिर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच विटामिन इज द सिंथेसाइज्ड बाय इंटीरियल बैक्टीरिया। कह रहा कि कौन सा बैक्टीरिया आंतों की कौन सी विटामिन आंतों की बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन टी, विटामिन बी12, विटामिन डी। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल। सॉरी, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को, रेटिनॉल कहते हैं। जिसकी कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अंधापन हो जाता है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है। इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है। विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को कॉल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी हमारा सनलाइट से प्राप्त होता है। सनलाइट से हमारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सनलाइट से प्राप्त होता है। तो बैक्टीरिया, आंतों की बैक्टीरिया को संश्लेषित कौन करता है? विटामिन बी12 करता है। तो इसका लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, फीमर, एल्ना, रेडियस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमच। कह रहा प्रोटीन, आमाशय में पेट में, स्टोमच को आमाशय या पेट में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कराता है? जो आमाशय पेट है, पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन कराता है? ट्रिप्सिन कराता है, पेप्सिन कराता है, लाइपेज या एमाइलेज। तो जो स्टोमच जो होता है, स्टोमच पेट में हमारा क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे खतरनाक एसिड कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक, तो देखो पेट में प्रोटीन का पाचन कौन कराता है? पेट में प्रोटीन का पाचन हमारा कौन कराता है? पेप्सिन कराता है। बट इसी क्या कहते हैं, छोटी आंत में कौन कराने लगता है? रेनिन का, क्या कहते हैं, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन कराता है। पेट में प्रोटीन का पाचन हमारा कौन कराता है? तो पेप्सिन कराता है। और एमाइलेज का पाचन कौन? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है। कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक, तो इसके लिए हमारा कौन हो जाए? पेट में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? पेट में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को हमारा पेप्सिन कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। SRP क्लास, ठीक, SRP क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। कह रहा है सार्वभौमिक रक्तदाता समूह कौन सा होता है? सार्वभौमिक दाता है जो सबको दे सकता है। कह रहा है यूनिवर्सल डोनर जो सबको देता है। ए होता है, बी होता है, AB होता है या O होता है? तो देखो, जो AB होता है, AB जो होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। मतलब ये ब्लड लेता है, ये हमारा क्या करता है? ये ब्लड लेता है, ये ब्लड लेता है। ठीक, ये जेनम 2023 का क्वेश्चन है, ये जेनम 2023 का क्वेश्चन। ठीक, अगर इसी पे लिख दिया जाए AB पॉजिटिव का मतलब भी वो ब्लड लेता है। अगर कहीं ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाए AB पॉजिटिव का मतलब, तो वो ब्लड का लेता। अगर O निगेटिव लिख दिया जा रहा है तो इसके मतलब वो ब्लड देता है। तो देता है। तो कह रहा है कि यूनिवर्सल डोनर में हमारा ब्लड ग्रुप O आता है। यूनिवर्सल डोनर में हमारा ब्लड ग्रुप नंबर O आता है। तो इसके आंसर में
इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा डी हो जाता है। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, कह रहा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? एक्सॉन होती है, न्यूरॉन होती है, डेंड्राइट होती है या सिनेप्स होती है? तो दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच की दूरी को दो न्यूरॉन के बीच की दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को सिनेप्स कहते हैं। एक्सॉन का होता है ये हमारा टर्मिनल होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है। ठीक। तो और डेंड्राइट हमारा क्या कहता है? आवेश को ग्रहित करता है, मतलब किसी प्रकार की जो आवेश होती है उसे ग्रहित करता है। तो क्रियात्मक इकाई कौन सा हो जाता है? न्यूरॉन हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, वंशागत और परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागत के परिवर्तन और अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन या इकोलॉजी? इकोलॉजी। ठीक। तो साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? साइटोलॉजी में। स्टडी हेरिडिटन और वेरिएशन को किस में करते हैं? जेनेटिक्स में कहते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। बट अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है, मेंडल का नाम आता है, मेंडल ने। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कितने ईयर किया था? तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 7 ईयर ने किया था, 7 ईयर ने किया, 7 ईयर तक किया था। कब से किया था? 1856 से लेकर 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था? उन्होंने बागवानी पौधा लिया था। बागवानी पौधे में उन्होंने क्या, किसका पौधा लिया था? मटर का पौधा लिया था। बागवानी पौधों में मटर का पौधा लिया था। मटर पौधा हमारा 1 वर्षीय होता है, बहुवर्षीय हमारा पूछा जाता है, तो मटर का पौधा हमारा 1 वर्षीय होता है। ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ग्रीन पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कह रहा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला हरा वर्णक है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें हरा वर्णक क्या पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, एंथोसिन पाया जाता है या जेंथोफिल पाया जाता है? कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन हमारा किस में पाया जाता है? तो गाजर का लाल रंग, गाजर का जो लाल रंग होता है, गाजर का लाल रंग जो होता है कैरोटीन होता है। गाजर का लाल रंग जो होता है कैरोटीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट पे जो हमारा पाए जाने वाला वर्णक होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी, क्लोरोफिल आंसर नंबर हो जाता है बी। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारा मैग्नीशियम Mg धातु पाई जाती है, Mg धातु पाई जाती है। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, गैमीट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन कहते हैं या माइटोसिस कहते हैं? तो देखो, जब ये मान लो मेल है, ये मेल का एन है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल का एन है। अगर एन और एन दोनों मिला के 2n बन रहे हैं, 2n बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? जाइगोट बन गया। ठीक। जाइगोट बन गया। ठीक। ये हमारा किसके द्वारा हुआ? माइटोसिस के द्वारा। जनन कोशिका में कौन होता है? माइटोसिस जिम्मेदार होता है। तो जाइगोट, ये क्या हो गए? जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। ठीक। यहाँ जाइगोट बन गया 2n से। तो कह रहा गैमीट बनने की, और यही जब क्या कहता है स्पर्म और ओवम, ये मान लो हमारा स्पर्म जब ओवम पे जाके अटैक करके एक बड़ी संरचना बना लेता है, और वहाँ तब इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो गैमीट बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस करते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक। कह रहा कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर के संतुलन को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेडुला ऑब्लेंटा करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो सेरिब्रम जो होता है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन का ये कैसा होता है? लार्जेस्ट पार्ट जो होता है सेरिब्रम होता है।
तो मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, इनवैच्छिक क्रिया और वॉलेंटरी क्रिया को नियंत्रित करता है। इनवॉलेंटरी क्रिया और वॉलेंटरी क्रिया को नियंत्रित करता है। इनवॉलेंटरी क्रिया जैसे हार्ट का पंप करना होता है, इंसान का सांस लेना होता है, और हार्ट बीट करना होता है, जो हार्ट बीट जो होता है उसका धड़कता, ये सब इनवॉलेंटरी क्रिया होती है। ठीक, जैसे खांसी का आना, ये सब इनवॉलेंटरी क्रिया होती है। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो संतुलन के लिए हमारा सेरिबेलम जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। ये यूपी नर्सिंग का क्वेश्चन 2024 का है। ये नर्सिंग 2024 या 23 का क्वेश्चन है। ये 23 का क्वेश्चन है। ठीक, अगला कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है। तो मानव बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, मानव बॉडी में बोन कितनी होती हैं, तो बोन कितनी होती हैं, 206 होती हैं। और मसल्स कितनी होती हैं, मसल्स की अगर बात की जाए तो 639 मसल्स होती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, लार्जेस्ट बोन हमारी कौन सी होती है, फीमर होती है। फीमर होती है। तो वही कह रहा है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज है कि द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज कॉल्ड। कह रहा अमोनिया को यूरिया बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए। ये 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अमोनिया को यूरिया बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिमिनेशन, ट्रांसमिनेशन या ऑर्थोनीन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सन होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्थोनीन साइकिल कराता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो गया। इसका आंसर नंबर हो गया सी। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सारे लोग जुड़े और लोगों के पास वीडियो शेयर भी करें। ठीक, तो आज हम लोग ये वीडियो नंबर 36 देख लिए। और हम फिर संडे को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉप 80 MCQ लाने वाले, टॉप 80 MCQ हम लाने वाले हैं, MCQ नर्सिंग के। ठीक, तो आज के लिए इतना है। ठीक।